नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से यह खबर आपको बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को दरअसल एक पत्र लिखा था जो शराब नीति में तब्दीली जो आई है उसको लेकर। तो सीएम ने शिवराज सिंह चौहान को जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान को खत लिख दिया है। शराब नीति पर बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो सरकार पर आरोप लगाए गए थे, इसका जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और बीजेपी के बयानों को सीएम ने आधारहीन बताया है और कहा है कि शिवराज सिंह चौहान भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष प्रदेश के विकास में सहयोग दे तो बेहतर होगा, यह मुख्यमंत्री ने लिखा है। और प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को सरकार की नई शराब नीति लेकर गुमराह कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है कि विपक्ष बस भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। प्रदेश में शराब की उप दुकानें खोले जाने को लेकर सियासत जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस बारे में पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था, तो वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिवराज के पत्र का जवाब दिया है। प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी तो कह रही है कि शराब की दुकानें उनके कार्यकाल में खुली नहीं और अब कांग्रेस सरकार उप दुकानें खोल रही है। मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, उस सिद्धांत पे वो लोग काम करते हैं और भ्रामक प्रचार प्रसार कैसे हो इसमें भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। और इतने सालों तक जो है उन्होंने इसी के नाम पर जो है, झूठ के नाम पर जो है अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करी, राजनीति चमकाने का प्रयास किया है। और लेकिन अब जनता समझ चुकी है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं उनसे सिर्फ यही अनुरोध है कि आप प्रदेश के विकास में जो है अपना सहयोग दें। अपने जो प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, प्रदेश के लोगों का भला कैसे हो सकता है, उसमें आप अपना सुझाव दें, अपना सहयोग दें, सहयोग प्रदान करें और प्रदेश हमारा आगे कैसे बढ़ सके उसमें साथ में सरकार के साथ में जो है। लेकिन शराब की उप दुकानें खोले जाने को लेकर शिवराज जी का विरोध है और उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था। देखिए, शिवराज सिंह जी पहले तो ये बताएं कि उनके ज़माने में कितनी शराब दुकानें खुली, किस प्रकार से जो है प्रदेश के कोने कोने में जो है अवैध शराब का एक बड़ा एक काम होता था, बड़ा एक माफिया जो है चलता था। तो शिवराज सिंह जी अपने कार्यकाल की बात करें और जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार जो है जो भी प्रदेश के हित में होगा, प्रदेशवासियों के हित में होगा, उस हिसाब से हमारी सरकार निर्णय और फैसले लेती है। लेकिन शराब की उप दुकानें खोले जाने से शराब की खपत नहीं बढ़ेगी, पीने वालों की संख्या? देखिए, जो अवैध कारोबार है उस अवैध कारोबार को रोकने का काम भी जो है सरकार को करना है और मैं समझता हूँ कि उसके लिए अगर कोई प्रकार का निर्णय लेना पड़े तो मेरे ख्याल से लिया जाना चाहिए। तो प्रदेश सरकार का इस पूरे मामले को लेकर अपना तर्क है कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए सरकार का ये उठाया गया कदम है और शिवराज सिंह चौहान के पत्र का जवाब भी कुछ इसी तरह मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया है। कैमरामैन उबैद के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया शिवराज सिंह चौहान को पत्र के माध्यम से। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनके पास चलते हैं। अनुराग, इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि अवैध रूप से जो शराब बिक रही थी ये उप दुकानें खुलेंगी तो उस पर रोक लग जाएगी, लेकिन क्या यही चारा था या अवैध शराब को रोकने का और कोई भी उपाय हो सकता था बजाय उप दुकानें खोलने के? क्योंकि इससे तो शराब की खपत बढ़ेगी, जबकि कांग्रेस ये कह चुकी है कि वो शराब बंदी धीरे धीरे करेगी प्रदेश में। देखिए, जो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और जो तर्क उसमें दिया गया है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जहां पर अवैध शराब की बिक्री होती है वहां पर उस बिक्री को रोकने के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम है और किसी तरह की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। जो दुकान मौजूदा दुकानदार के पास है, जो लाइसेंस है, वो एक मामूली फीस देकर अपनी उप दुकान खोल सकेगा। तो सरकार इस बात का दावा जरूर कर रही है कि इस सरकार के इस कदम से जो अवैध शराब की
बिक्री होती है, क्योंकि सरकार का यह भी दावा है कि उन चिन्हित स्पॉट पे ये लाइसेंस जारी किए जाएंगे जहां पर अवैध शराब बिक्री सबसे ज़्यादा होती है और जहां पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई की गई है। तो इन उन इलाकों में शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए उठाया गया ये कदम है। लेकिन वहीं जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है, वहीं पर कांग्रेस सरकार भी ये दावा करने में पीछे नहीं छूट रही है कि बीजेपी सरकार में भी शराब की दुकानों में लगातार इजाफा हुआ है। 2003 में जो शराब की दुकानें 2797 के करीब थी, वो 3800 के करीब बीजेपी के शासन में पहुंच गई। और साफ तौर पर संख्या को लेकर ही नहीं बल्कि इस बात को भी खारिज किया जा रहा है कि ना कि सरकार के इस कदम से किसी तरह की शराब की बिक्री को इजाफा नहीं मिल पाएगा, बल्कि अवैध शराब की बिक्री रुक पाएगी। तो दोनों तरफ से चिट्ठियां लिखी गई हैं और एक तरह से कहें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की चिट्ठी आई है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और ना इस पूरे मामले पर भ्रम फैलाने की बजाय विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी का जवाब चिट्ठी के जरिए दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेएनयू में रविवार को ही हिंसा के मामले पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच की पहली खेप को साझा किया और 9 उपद्रवियों की पहचान का खुलासा किया, जिसमें जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष का भी नाम शामिल है। जेएनयू को किसने किया बदनाम? कौन थे जेएनयू में हिंसा करने वाले नकाबपोश? क्या था जेएनयू में हिंसा करने का मकसद? इस सवाल से अब धीरे धीरे पर्दा हटने लगा है। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर अपनी पहली रिपोर्ट साझा की है। चलिए आप खुद देख लीजिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिखाई और बताई जा रही इन तस्वीरों में पहली तस्वीर चुन की है, जिसमें ये पत्थर चलाते भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर पंकज मिश्रा की है। तीसरी तस्वीर में आयशी घोष है। चौथी तस्वीर में भास्कर विजय है। पांचवी तस्वीर में सुचेता तालुकदार है। छठी तस्वीर में प्रिया रंजन है। सातवीं तस्वीर में डोलन समानता है। आठवीं तस्वीर में योगेंद्र भारद्वाज है, जबकि 9वीं तस्वीर में विकास पटेल है। इस फहरिस्त में 7 नाम लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्रों के हैं, जबकि 2 को राइट विंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जेएनयू में किया गया हमला सुनियोजित था और कमरों को टारगेट करके ही हमला किया गया था। मतलब हर कमरे को जाके उन्होंने नॉक नहीं किया, दे न्यू कि कौन कौन से कमरे में जाना है। तो दोनों पेरियार और साबरमती दोनों में लॉट ऑफ इंटरनल एलिमेंट। अब सवाल है कि आखिर इस हिंसा की जरूरत क्या थी? पुलिस की माने तो जेएनयू के छात्र 2 धड़ों में बट गए थे। एक धड़ा रजिस्ट्रेशन करना चाहता था, जबकि दूसरा धड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर आमादा था। स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इनके कुछ मेंबर्स हैं। क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो ये सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम है इनका। वहां पे ये लोग ने जाके जबरदस्ती अंदर घुस के और वो सर्वर के साथ छेड़छाड़ की। हिंसा करने वाले नामों की फहरिस्त में अपना नाम आने के बाद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष ने सफाई दी। मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला नहीं है, लेकिन किसी एक वीडियो में मैं दिखती हूँ कुछ नहीं। मैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हम लोग 4 जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव है। कहीं पे कैंपस में इमरजेंसी होता है जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होता है, हम दौड़ के पहुंचते स्टूडेंट्स के SOS कॉल्स पे। तो क्या हमारा कैंपस के अंदर कहीं पे पहुंचना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गुनाह है? वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इनको लोगों ने नकारा लोकसभा में, और नकारा इसके हताशा निराशा में ये छात्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। चोरी और सीना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और उसके साथ साथ मेरा अपील है, छात्रों ने भी समझना चाहिए कि अपना राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। पुलिस ने अभी किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जल्द ही आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इधर जेएनयू में जारी विवाद को लेकर मशहूर अभिनेता अजय देवगन ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैंने हमेशा कहा कि हमें पूरा तथ्य सामने आने का इंतजार करना चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति और भाईचारे की भावना को खत्म नहीं होने देना है, चाहे वो जानबूझकर हुई हो या लापरवाही से।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन की राह लौटे जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। जम्मू कश्मीर में 15 देशों के राजदूतों के दौरे से साफ हो गया कि वहां सब शांति शांति है। प्रोपेगेंडा के जरिए झूठ फैलाने वाले पाकिस्तान के मुंह पर 15 देशों के राजदूतों ने जोरदार तमाचा जड़ा है। 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर गए राजदूतों ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अमन की राह पर तरक्की कर रहा है। First impression is that Jammu Kashmir, especially Srinagar, is so beautiful, and I have the feeling it's like Switzerland in Europe. I see the normalcy in the daily life of the people, which is a very positive sign. We have been able to interact with different group, and the feelings from this, the feeling from those group is that they are very happy with the current situation. गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे में इन राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दौरा किया, जिसमें राजदूतों ने सबसे पहले सुरक्षा बलों से मुलाकात की, राज्य के सिविल सोसाइटी के सदस्यों से भी मिले, पंचायत चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दलों के नेताओं से बात की, श्रीनगर के अलग अलग बाजारों का दौरा किया, जम्मू कश्मीर के व्यापारिक संगठनों से रायशुमारी की। गुरुवार को कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दौरा किया तो शुक्रवार को जम्मू में अलग अलग संगठनों के लोगों से मिले। जो एम्बेसडर्स जो थे उनको एक सही पिक्चर बताई है, जो कि सही पिक्चर बताते हैं, क्योंकि जो एलीट कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहाँ जो वहाँ की एक सोच है, वो अपनी ही बात रखते हैं पूरी दुनिया में। और सभी सिविल सोसाइटी ने ये एक मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल है और जम्मू कश्मीर आने वाले दौर में तरक्की के आयाम देखेगा। जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा मेरे ख्याल 75% से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश हैं कि यूटी बना और हमें जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होती थी वो खत्म हो गई है। सबने कहा कि 370 और 35A के कारण कुछ परिवार थे वो जम्मू कश्मीर में रूल कर रहे थे और इस लॉ को मिस यूज कर रहे थे और जम्मू कश्मीर में करप्शन बढ़ी थी। जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले इन राजनयिकों को केंद्र सरकार की ओर से भेजा गया था, जिसमें अमेरिका, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, मालदीव, मोरक्को, फिजी, नॉर्वे, फिलीपींस, अर्जेंटीना, पेरू, नाइजीरिया, टोगो और गुयाना के राजनयिक शामिल थे। दरअसल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने के बाद पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा है। इसलिए सरकार ने दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर की आंखों देखी तस्वीर पेश करने के लिए इन राजनयिकों का दौरा करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन। पहाड़ी के कोने से पातालकोट एक्सप्रेस टकरा गई। A1, B1 और 3 जनरल कोच मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और कोच की चादर फट गई, शीशे टूटे हैं। दिल्ली से छिंदवाड़ा ये पातालकोट एक्सप्रेस जा रही थी और इसी दौरान ग्वालियर के पास ये दुर्घटना हुई है। ग्वालियर से टेक्निकल स्टाफ मौके के लिए रवाना हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर हादसे का शिकार होने से बाल बाल ये पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन बची है। पहाड़ी के कोने से पातालकोट एक्सप्रेस टकरा गई और इसकी वजह से A1 और B1 के साथ ही 3 जनरल कोच भी मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कोच की चादर फट गई और शीशे भी टूटे हैं। उसकी ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रेन दिल्ली से छिंदवाड़ा जा रही थी, इसी दौरान ये हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई पातालकोट एक्सप्रेस। ग्वालियर से टेक्निकल स्टाफ मौके के लिए रवाना कर दिया गया। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्वालियर में बीजेपी के सांसद विवेक शेजवलकर को जन जागरण अभियान के दौरान मुस्लिम मंच के विरोध का सामना करना पड़ गया। दरअसल जब बीजेपी के सांसद CA और NRC को लेकर जन जागरण अभियान पर निकले थे, इस दौरान वो फूलबाग इलाके में पहुंच गए, जहां पर कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने CAA के विरोध में नारेबाजी करनी शुरू कर दी। करेंगे तो इससे इनसे पूछे क्यों विरोध किया। मैंने तो अपनी बात स्पष्ट रखी है। ये कानून किसी का कुछ लेने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए है और उन लोगों के लिए जो धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर इनको प्रताड़ना दी जा रही है।
आज भी ऐसे हज़ारों लाखों परिवार इस देश के अंदर है जिनको नागरिकता नहीं मिल पाई थी। एक तो कानून में पेचीदगी होने के कारण और थोड़ी लेट। सर मेरा विरोध इस बात पे है जो एनआरसी और सीसीए देश पर लागू किया जाए। ये कानून क्या है? भारतीयों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। संविधान के। सीहोर की सुदामा नगर में बनी नई पीएम आवास के तहत अपना मकान पाने की लोगों की खुशी उस वक्त कफूर हो गई जब उन्हें 10-10 हजार रुपए के मासिक बिजली के बिल थमा दी गए। लगभग 2 दर्जन हितग्राही ऐसे हैं जिनके मासिक बिजली के बिल 10 से 15 हजार के ज्यादा के आए हुए हैं। अब गरीब उपभोक्ता अपने बिलों को लेकर बिजली कंपनी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि विद्युत कंपनी के अधिकारी इस दिशा में कोई कार्रवाई करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अभी रहने चालू किए हैं और अभी हमारा बिल तो कम आ रहा था और अभी एकदम से हमको 10-11 हजार रुपए का बिल थमा दिए हैं। और सर हम मजदूर हैं, हम पेट भरें कि बिल भरें? बहुत सारा बिल दे रहा है, कम से कम 7-8 हजार रुपए बिल दे रहा है हर महीने का और कुछ भी नहीं है। आपके घर में कितना बिल जलाती बिजली? आप लोग जरा सी बिजली है ना? नहीं, बस एक बल्ब जलता है और कुछ भी नहीं सर। तो क्या बोल रहे हैं एमपी वाले? जाती हूँ आप बहुत शिकायत करने, तो जाते हैं तो मना कर देते हैं, बोलते हैं रीडिंग के हिसाब से बिल आएगा। कल हम उनको दिखवा लेते हैं और जांच करवा के उनका बिल ठीक करवा दें अगर कहीं गलती हुई है उसको। और सीहोर में बिजली वितरण कंपनी ने जिला प्रशासन से अजीब-गरीब मांग की है, जिससे कि जिले के लाइसेंसी शस्त्रधारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बिजली वितरण कंपनी ऐसे बिजली उपभोक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस रद्द कराने जा रही है जिन्होंने बिजली बिल की बकाया राशि जमा नहीं की और जिन्हें विभाग ने डिफॉल्टर घोषित कर रखा है। इस आदेश का विरोध होना भी शुरू हो गया। वहीं बिजली विभाग को जिला प्रशासन से मंजूरी का इंतजार है। एक कहावत है कि इंसान से ज्यादा कुत्ता वफादार होता है और यह कहावत दमोह में सही साबित भी हुई। दरअसल दमोह के टाउन हॉल परिसर में कड़ाके की ठंड की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। ठंड की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। बुजुर्ग के शव के पास उसका पालतू कुत्ता बैठा मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक शेरू नाम के इस कुत्ते ने अपने मालिक की अंतिम सांस तक उसका साथ नहीं छोड़ा और बिना खाए पिए शव के पास ही बैठा रहा। छत्तीसगढ़ के सभी 10 नगर निगमों से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस ने सभी 10 निगमों में अपना कब्जा कर लिया है। कोरबा नगर निगम पर भी कांग्रेस का कब्जा हो गया। कोरबा में कांग्रेस के राजकिशोर प्रसाद नए महापौर निर्वाचित हुए। उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार ऋतु चौरसिया को महज 1 वोट से हराकर जीत दर्ज की। बागी और निर्दलियों के साथ के बाद अंतिम समय में जोगी कांग्रेस ने भी हाथ का ही साथ दिया और इसके चलते कांग्रेस का पक्ष मजबूत हो गया। एक दिन पहले से वहां डेरा जमाए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जीत के लिए शुरू से ही निश्चित थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।